तो हेलो। थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले होमवर्क है ना, करके लाए ना। हाँ ठीक। तो एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 कौन सा है इसमें? A7। A7 में को डाउट हो, किसी पार्ट में को डाउट हो गया? लास्ट वाला भी हो गया ना, वो यूलर फॉर्म में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, पता ना है? हो गया, सबको आ गया। इसके बाद नेक्स्ट A10 में कोई डाउट हो, वो साइन को उसमें कन्वर्ट कर लो और उसको यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। फिर A11 में कोई डाउट हो, मल्टीप्लाई होंगे ना, वो जीबी बन जाएगी, तो उन सबके बेस सेम हो जाएंगे, पावर को ऐड करेंगे तो कुछ कॉमन ले लेंगे, उससे इन्फाइनेट जीबी बन जाती है और इन्फाइनेट जीबी का सम निकाल लेंगे, बताना है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 में A7 में को डाउट हो, पार्ट 2 का A7, तो इसमें को डाउट हो, वही साइन को उसमें कन्वर्ट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट A8 में को डाउट हो, एट में उनको मल्टीप्लाई कर लो। अब हमें सॉल्यूशन निकाला है ना, तो उसमें क्या करेंगे, उन सबको हमने यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, तो उससे कितना आ गया, ई रेस्ट पावर आयटा थीटा आ गया, वो आ गया ई रेस्ट पावर आयटा थीटा। सेकंड वाला आ गया ई रेस्ट पावर आयटा 2 थीटा, और ऐसे ही फिर आ गया ई रेस्ट पावर आयटा एन थीटा। ये ऐसा आ गया हमारे पास, और ये 1 के बराबर दे रखा है। थीटा निकालना है हमें, मतलब इसमें वेरिएबल थीटा नजर आ रहा है तो वो हमें कैलकुलेट करना है। इन सबके बेस सेम है, तो ई रेस्ट पावर आयटा थीटा कॉमन आ गया, तो वी गेट 1 + 2 + 3 अप टू एन। ये ऐसा आ जाएगा ना, और ये 1 आ गया ना। इसको लिख दिया मैंने ई रेस्ट पावर आयटा थीटा एन इंटू 1/2। अब हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं ना, तो ये यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको भी यूलर फॉर्म में लिख लो आप, तो भी यूलर फॉर्म में लिख लेंगे। और यूलर फॉर्म में लिखने के बाद हमारे पास जो है वो, हाँ ये यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, उसको भी यूलर फॉर्म में लिख लो। बैटरी गई इसकी शायद। बैटरी गई इसकी। तो बस इसमें अब इस 1 को लिख दो आप यूलर फॉर्म में ना, तो 1 × e⁻⁻0। लेकिन हम इक्वेशन सोल्व कर रहे हैं, तो 2m पाई लिख दो यहाँ, क्योंकि n तो ऑलरेडी है यहाँ पर, मतलब यहाँ से निकाल लो। तो मॉड तो इसका आर है, इसका भी 1, इसका भी 1, बस आर्ग्यूमेंट को कंपेयर करना है, और मुझे थीटा की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद नेक्स्ट फिर क्वेश्चन नंबर कौन सा, C1। तो C1 में को डाउट हो, C1 के बाद हो गया ना, वो मॉड को बराबर कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो उससे 5 आइटा और -5 आइटा से बराबर डिस्टेंस पर आ गए वो, तो एक्स एक्सिस पर आ गया मतलब। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 3 का क्वेश्चन नंबर A5 में को डाउट हो, तो वो एलसीएम ले लो उसका, अंदर के अंदर ही, अंदर के अंदर एलसीएम ले लिया, तो वो कितना आ गया, ये तो आ गया हमारे पास पाई बाई 4, तो पाई बाई 4 था, और उसके बाद आ गया हमारे पास, वो उसको कन्वर्ट कर लिया, तो √2 × e⁻⁴ हो गया, होल पावर 4 लगा दिया, और इसका एलसीएम लिया ना हमने, तो एलसीएम लेने पर ये ऊपर आएगा मेरे हिसाब से 2 × 1 + पाई, 2 × 1 + पाई आ जाएगा।
और नीचे शायद मेरे हिसाब से कितना आ जाएगा ये, दिस इज पाई रूट पाई और फिर माइनस का पाई फिर आयोटा, नीचे कितना आ जाएगा एलसीएम लेने के बाद, ऊपर तो ये 1 + पाई बन जाएगा और वो पाई +1 बन जाएगा, और ये आ जाएगा रूट पाई स्क्वायर रूट ऑफ पाई एंड प्लस आयोटा इंटू पाई, फिर आ जाएगा वो प्लस आयोटा और फिर वो कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ पाई, तो ये तो हट जाएगा यहाँ से ना, और ये आ जाएगा आयोटा इंटू पाई +1, ये ऐसे बचेगा बस। तो पाई+1 से पाई+1 को कैंसिल कर देंगे, मतलब इसमें इसको कन्वर्ट कर लिया हम, तो ये पाई/4 की जगह पाई/4, और √2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा शायद, ये वो e⁻ आयोटा पाई आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2/आयोटा, दिस इज 2/आयोटा, ये ऐसा आ जाएगा, तो ये हट जाएगा यहाँ से ना, और 2/आयोटा को लिख सकते हैं 2 पाई, तो 2 पाई आ गया, और आयोटा को कैलकुलेट कर लिया मैंने, e⁻आयोटा पाई/2 कर दिया उसको ना, ये 2 तो यहाँ एडजस्ट कर दिया, और आयोटा को लिख दिया मैंने e⁻आयोटा पाई/2, तो बस ऐसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ गया। क्लियर हुआ है, मतलब इसका मॉडुलस ये यूलर फॉर्म में आ गया, ये इसका मॉडुलस है और ये इसका आर्गुमेंट है, तो ऐसा मॉडुलस आर्गुमेंट निकाल ली। इसके बाद नेक्स्ट P5 में को डाउट हो गया, जेड को मान लिया हमने e⁻आयोटा थीटा, और थीटा निकालना है मतलब हमने, क्योंकि जेड का मॉड 1 दे रखा है, हमें इक्वेशन सोल्व करनी है, जेड का मॉड 1 दे रखा है, तो जेड को मैंने मान लिया सिंपली e⁻आयोटा थीटा, जेड इज इक्वल टू e⁻आयोटा थीटा, बस उसको रख देंगे वहां, और उससे वो एक e⁻आयोटा थीटा बनेगा, एक e⁻आयोटा थीटा बन जाएगा, माइनस आयोटा थीटा बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट P7 में को डाउट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा, C6 में को डाउट C6 में को डाउट, सवाल तो करके आए हो ना, नहीं तो पढ़ने के लिए है अपने पास, ऐसी बात नहीं है। C6 में मैं तो लगेगा आपको भी डिस्कस नहीं किया सर ने, इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ। C6 में को डाउट हो गया, सर्कल बन जाएंगे दो, वो एक सर्कल दूसरे के अंदर आ जाएगा वो, है ना, फिर दोनों के सेंटर मिला के आगे पीछे बढ़ा दो उसको, तो हमें नजदीक चाहिए, कम से कम डिस्टेंस चाहिए हमें। इसके बाद नेक्स्ट C7 में को डाउट इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज 2 का पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर कौन सा 16 में को डाउट वो बाई सेक्टर पर वो आ गया हमारे पास एंगल, है ना, 45 बन गया मतलब वो, क्योंकि वो पहला वाला 30 आया, दूसरा वाला 60 पर आया, तो बीच का एंगल 30 हो गया, आधा एंगल 15 हो गया, 15 + 30 45 हो गया वो, तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर उनके बाई सेक्टर पर होगा उसका आर्ग्यूमेंट 45 आएगा, और इसमें एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसका आर्ग्यूमेंट 45 आ रहा है, बी वाले का। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट 2 का 7 में को डाउट थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगानी है बस अपने को इसमें ना, भाई इसके 2 रूट पता है अपने को, 2 कि 3, 2 पता है, और इसमें सारे कोफिशिएंट रियल है, तो इसका एक रूट तो आ गया 2, एक रूट आ गया हमें दे रखा आयोटा, तो ऑब्वियस से बात है तीसरा क्या होगा, तो पहले चौथा मान लो कि अल्फा है, अब अल्फा निकाल लो, अल्फा निकालने के प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स का इस्तेमाल कर लो, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, तो 2 इंटू आयोटा इंटू माइनस का आयोटा इंटू अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ ऑल द रूट्स, और कितना आ गया C/A, तो 3/2 आ गया ना, बस यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गई 3/4, बस अल्फा 3/4 आने के बाद उस इक्वेशन के चारों रूट आ गए हमारे पास, बस अब थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा दो उसमें ना, थ्योरी ऑफ इक्वेशन लगा दो और उससे सारे रूट निकाल सकते हैं फिर अपन, या जिसमें एक आयोटा रख दो चाहो, या तो अप्लाई कर दो सम टेकन 1 एट अ टाइम, उससे ए निकल जाएगा, सम टेकन 2 एट अ टाइम, 2 इंटू आयोटा की पावर 4 1 आ गया मतलब, फिर आ गया a इंटू आयोटा क्यूब, आयोटा क्यूब इज माइनस आयोटा, फिर आयोटा का स्क्वायर तो -1 बन गया, फिर आयोटा और फिर प्लस का 3 और बराबर 0 आ गया ना, ये 0 आना चाहिए ना, क्योंकि आयोटा सेटिस्फाई करेगा इसको ना, तो यहाँ से काम चल जाएगा हमारा। अब जिसमें आयोटा नहीं आ रहा उसको अलग कर दो, तो आयोटा किस में नहीं आ रहा, एक तो 5 माइनस बी में नहीं आ रहा है ना, यहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था, यहाँ नहीं आ रहा था, और एक आयोटा हमने कॉमन ले लिया, तो वी गेट C - A बराबर 0, तो बी बराबर तो निकल गया 5 आ गया, बी बराबर 5 आ गया, है ना, और ए बराबर क्या आ गया, C आ गया। अब ए और सी को बराबर कर दो उसमें ना, तो जो ए निकालेंगे अपन, ए निकालेंगे सम टेकन 1 एट ए टाइम से, तो उससे ए आ जाएगा, ए से सी आ जाएगा, बी बराबर क्लियर लिखकर 5 आ ही गया ना, तो 3 बार लिखना पड़ेगा मतलब अपने को, समझ में आ गए, ऐसे रख के निकाल लिया हमने। इसके बाद नेक्स्ट 10 में को डाउट हो, 10 के मॉडुलस तो निकल गए होंगे, आर्ग्यूमेंट निकल गए, आर्ग्यूमेंट, हाँ, मतलब मैक्सिमम निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड एंड द मैक्सिमम वैल्यू आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, तो बेसिकली उसका सेंटर कितना आ गया, सेंटर आ गया उसका 1 + 2 आयोटा, उसका सेंटर आएगा 1 + 2 आयोटा, और ये हो जाएगा << 1, ये ऐसा आ जाएगा ना। अब इसके बाद इसका सेंटर कितना आ गया, 1,2 आ गया, और इसका रेडियस कितना आ गया, 1 आ गया,
तो सेंटर इसका है 1,2, यानी x तो 1 आ गया, रियल पार्ट 1 आ गया और इमेजरी पार्ट 2 आ गया, लेकिन इसका रेडियस कितना है, 1 के बराबर है, तो ये सेंटर हुआ है ना, और सेंटर 1,2 है, तो बेसिकली रेडियस 1 के बराबर है, तो यहाँ तक आएगा, फिर ये यहाँ तक आएगा और थोड़ा ऊपर तक जाएगा, तो सर्कल बेसिकली ये बन जाएगा, दिस विल बी सर्कल। अब जेड या तो इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पर है या इस सर्कल के अंदर है ना, ऐसा आ गया है, ये डिस्टेंस हमारे पास 1 के बराबर है, तो ये सेंटर था हमारे पास 1,2, दिस इज 1,2, ये ऐसा निकालना। अब इसमें मॉड जेड तो निकाल लिया हमने ना, मॉड जेड का मतलब था कि भाई जेड को, भाई ओरिजिन को इस सेंटर से मिला दो और आगे पीछे बढ़ा दो, ये आगे पीछे बढ़ा दो इसको ना, तो ये अगर मैं जेड यहाँ लूंगा तब जाके मॉड मैक्सिमम आएगा, और जेड को यहाँ ले लूंगा तो मॉड कम से कम आ जाएगा, और ये डिस्टेंस अगर निकालेंगे तो ये √5 है, √5 में से रेडियस को कम कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास। अब वो आता है मैक्सिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट और मिनिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो मैक्सिमम तो देखो π/2 आ गया, ये तो क्लियर है कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अब जेड कहाँ है, जेड या तो सर्कल की सर्कमफ्रेंस पर है या उसके अंदर है, जेड कहीं भी हो सकता है ना भाई, तो उसमें हम चाहते हैं भाई उसका मैक्सिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालें। मैक्सिमम का मतलब वो प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं ना, तो अगर मैं जेड को यहाँ ले लूंगा ना इस जगह, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम आ जाएगा और π/2 आ जाएगा ना। अब इसके अलावा हो यहाँ लूंगा तो π/2 से कम आएगा वो। अब मिनिमम चाहते हैं हम, तो मिनिमम निकालने के लिए क्या करो, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो आप, यहाँ से टेंजेंट को ड्रॉ कर दो, और जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा ना, ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट होगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होगा जिसका आर्ग्यूमेंट क्या आएगा, हाँ मिनिमम आएगा ना, क्योंकि अगर मैं यहाँ से लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए मुझे उसको ओरिजिन से मिलाना पड़ेगा ना, है ना, तो अगर मैं थोड़ा नीचे करता तो टच ही नहीं करती, और अगर मैं आगे करूंगा तो आगे करने के बाद क्या आएगा, थोड़ा यूं बढ़ाऊंगा अगर, तो उसका आर्ग्यूमेंट बढ़ता जाएगा ना, समझ रहे हैं। तो इस कॉम्प्लेक्स, हालांकि कॉम्प्लेक्स नंबर पूछा नहीं उन्होंने, ये नहीं पूछा कि जेड निकालो जिसका आर्ग्यूमेंट मिनिमम है, जैसे अगर वो पूछते कि वो जेड निकालो जिसको सेटिस्फाई कर रहा है और जिसका आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम है, तो दैट विल बी दिस, दिस इज 0,2, यानी 2 आयोटा आ जाता है वो ना। तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर भी पूछ सकते थे, लेकिन उन्होंने मिनिमम पूछा है अपने से ना, कि मिनिमम आर्ग्यूमेंट बता दो आप, तो बस, तो हम क्या करेंगे, ऐसे निकाल लेंगे ना, बेसिकली ये मैंने इसको मिला दिया और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है हमारे पास, इसको इससे मिला दो। तो देखो ये अगर मैं एंगल को अल्फा मान लूं और इस एंगल को भी, ये दोनों एंगल अल्फा होंगे ना, बराबर होंगे, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, समझ रहे हैं ट्रायंगल। ये तो ओरिजिन हो गया हमारे पास, दिस इज ओरिजिन, इसको मैं ए पॉइंट मान लूं, अगर सेंटर को अगर मैं सी मान लूं, सेंटर को अगर मैं सी एज्यूम कर लूं, सेंटर को अगर हम सी एज्यूम कर लेंगे तो सेंटर सी हो जाएगा, और इसको मैं बी मान लेता हूँ ना, तो एक तो ओ बी सी और एक ओ ए सी, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और मुझे वो ये वाला एंगल निकालना है, इंक्लिनेशन तो ये वाला है, मुझे एंगल तो ये निकालना है, दिस इज द मिनिमम आर्ग्यूमेंट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर जेड सेटिस्फाइंग दिस, समझ पा रहे हैं। तो बस यहाँ से थीटा निकाल देंगे अपन, और थीटा कैसे निकालेंगे, थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे हम, कि बेसिकली हम अल्फा निकाल सकते हैं, देखो आप, वी कैन फाइंड टेन अल्फा, और टेन अल्फा निकाल लो, सिंस टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर तो ये हो गया, दिस इज 1 एंड द बेस इज दिस इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर ऑफ इक्वल लेंथ, ये कितना है 2 है, तो वो भी कितना होगा 2 होगा, तो टेन अल्फा बराबर ही आ गया, यहाँ से अल्फा आ गया, सिंपली ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं अपन है ना। अब थीटा निकालना है, तो व्हाट इज थीटा, π/2 माइनस 2 अल्फा, तो आर्ग्यूमेंट जो मिनिमम आर्ग्यूमेंट आएगा वही आ जाएगा, समझ रहे हैं आप, मिनिमम आर्ग्यूमेंट इज π/2 माइनस 2 अल्फा, सही लिख रहा हूँ, और वहां से π/2 की जगह π/2 लिख दूंगा, और 2 की जगह 2 आ जाएगा, बड़ी अल्फा tan इनवर्स ऑफ हाफ, क्योंकि वो जो अल्फा है वो एक्यूट एंगल ही है ना। अब tan इनवर्स हाफ निकालना आता है हमें, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ हाफ निकालने का, इस तरह के जब कोफिशिएंट होते हैं तो बेस्ट तरीका ये होता है, इसको tan इनवर्स हाफ और tan इनवर्स ऑफ हाफ और tan इनवर्स ऑफ हाफ लिख लो, बस इसको ना ऐसा लिख लो, तो कितना आ जाएगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स ऑफ y, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, तो दिस विल कम आउट टू बी tan इनवर्स ऑफ 4/3 आ जाएगा शायद, 4/3 आ गया, तो ये आ गया π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, और हमें तो ये निकालना है, तो ऐसे छोड़ दो, ऐसे ऑप्शन लिखा हुआ नहीं, व्हाट इज π/2 माइनस tan इनवर्स x, cot इनवर्स ऑफ x, और cot इनवर्स ऑफ x का x पॉजिटिव है, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ 1/x, तो दिस इज द मिनिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ये उस कॉम्प्लेक्स नंबर जो उसको सेटिस्फाई करेगा उसका मिनिमम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ही आ जाएगा हमारे पास, ठीक है ना। अब इसमें यहाँ पर हमारे पास ये है कि भाई इसको ऐसे देख सकते हैं अपन ना, अगर वो जेड भी पूछते ना कि जेड फाइंड जेड हैविंग लीस्ट प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, तो वो जेड भी निकाल सकते थे हम इसको ऐसे भी कर सकते थे कि ओरिजिन से हमने टेंजेंट निकाल ली है ना, और टेंजेंट का स्लोप निकाल लो, तो ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, सर्कल की टेंजेंट है, सर्कल का सेंटर पता है, रेडियस पता है, तो y इक्वल टू mx, और m निकालने के लिए p बराबर r लगा दो, p बराबर r, उससे m की दो वैल्यू आएंगी, एक वर्टिकल आएगी, यानी एक बार m कट जाएगा,
और एम की जो वैल्यू आएगी वो से स्लोप आ जाएगा हमारे पास, फटाफट टेन थीटा आ जाता है हमारे पास। हम ऐसा भी कर सकते थे सिंपल ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके, समझ रहे हैं ना आप। या फिर मैं अब मुझे जेड निकालना होता तो जेड में ऐसे निकाल सकता था। ये मान लो मुझे जेड निकालना है, तो जेड का मॉडुलस कितना है, व्हाट दिस इज ओ ए, ओ ए बराबर ओ बी है, तो ये 2 आ गया। और इसका आर्गुमेंट मैंने थीटा मान रखा है, तो बस यहाँ से निकाल सकता हूँ। और ये कितना हो गया, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, और थीटा का मतलब tan इनवर्स ऑफ 3/4। मैं उस कॉम्प्लेक्स नंबर को भी निकाल सकता था ना, साइन थीटा tan इनवर्स ऑफ 3/4। या वो टेंजेंट आती ना, तो उस टेंजेंट का क्या निकाल लेते अपन, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेते अपन, समझ रहे हैं। अगर वो मैं ज्योमेट्री का इस्तेमाल करता, सर्कल वगैरह का इस्तेमाल करता, तो फिर मैं जो टेंजेंट आई मेरे पास उसका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट निकाल लेता बस में। और वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ही क्या आता, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकाल लेता, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट आ जाता हमारे पास। तो ऐसा भी कर सकते थे या ऐसे भी, अभी ये निकालना आता ही है हमें। इसको थीटा मान लेंगे, टेन थीटा बराबर 3/4, कॉस थीटा निकालना है मुझे, यहाँ से साइन थीटा निकल जाएगा फटाफट, वो फॉर्मूले नंबर भी निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 13 में को डाउट हो, इसमें तो सिमेट्री देखेंगे एक्चुअली बने ना। सिमेट्री देखते रहो बस, जब Z1 तो दे रखा है ना उन्होंने, तो Z2 दे रखा है। मैं Z2 कितना आ गया देखो आप, व्हाट इज Z2, Z2 इजिकल टू, Z2 इजिकल टू आ गया हमारे पास आयोटा आ गया। अब Z3 कितना आएगा, माइनस का 1 प्लस आयोटा आ जाएगा। अब Z4 कितना आएगा, Z3 का स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर कितना आएगा देखो, इसका स्क्वायर आएगा 1 - 1 माइनस का 2 आयोटा, इसका स्क्वायर ही आ जाएगा। तो माइनस का 2 आयोटा, और साथ में कितना आ गया, प्लस का आयोटा, तो बराबर कितना।
आ गए थे ना वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा आवाज नहीं आ रही थी कि इनको? अब देखा मैंने ना। आपको तो आ रही थी है ना? तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में आ गए अपन हम। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऐसा करते हैं कि अपन, मतलब बताना है मुझे वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसमें उसको अपन क्या आके पढ़ लेंगे ना, बस मुझे बताना है ताकि वो कोई और भी बच्चे आएंगे तो आ जाएंगे ना। मैं आगे पढ़ा देता हूँ उसके अलावा ना। बस वो बताना है कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। वो मैं जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें अभी काम नहीं आएगा हाल फिलहाल वो। ठीक है ना? तो आगे अब समझा दूंगा वो आपको, हम जब आएंगे तब आकर। तो अब आगे पढ़ते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्जुगेट। 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 कॉन्जुगेट का मतलब हम जानते हैं ना। कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अपन है ना। तो इसमें मैं जो बता चुका वो तो ठीक है ही सही ना, कि भाई जेड बार क्या होता है, मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट द रियल एक्सिस, वो तो हम जानते ही हैं ना। लिख सकते हैं चाहे तो यहाँ बस। जेड बार ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट द रियल एक्सिस। जेड बार ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट द रियल एक्सिस। जेड बार ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट्स मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट द रियल एक्सिस। मिरर इमेज ऑफ जेड अबाउट द रियल एक्सिस। ये जानते ही हैं ना हम। और उससे ये भी जानते हैं कि जैसे डायग्राम बनाया, तो इफ जेड इज इक्वल टू आर, ये भी हमने कल यूज कर लिया था, आर इंटू ई रेस्ट पावर एटा थीटा, देन जेड बार कैन बी रिटन एज, जेड बार कैन बी रिटन एज आर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस एटा थीटा। ये समझा दिया था मैंने आपको ना, इसको मैंने बता दिया था कल आपको। वो भी लिखवा दिया था मैंने, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड बार जीरो आ सकता है या टू पाई आ सकता है, वो भी मैं एक्सप्लेन कर चुका था। सेकंड इसमें हमारे पास ये है कि जेड बार प्लस जेड बार, जेड बार का होल बार, सेकंड जेड बार होल बार सेम एज जेड, ये भी मैं बता चुका था आपको। पहले जेड जेड बार का मतलब जेड का मिरर इमेज निकाला। अब जेड का बार जेड बार का बार निकाल रहे हैं, तो जेड बार का फिर मैंने मिरर इमेज निकाला, तो वो वहां आ गया ना। ठीक है ना? थर्ड पॉइंट पर आते हैं अपन। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जेड प्लस जेड बार इज टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। अगर मैं जेड को और जेड बार को ऐड करूं तो व्हाट वी गेट, टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। तो इसमें ऑब्जर्वेशन ये है कि जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर में दूसरा ऐड कर रखा हो ना मैंने, तो कहीं हमें ये देखना चाहिए कि भाई जैसे इसमें एक जेड और एक जेड बार तो नहीं है। अब जेड में चाहे इसको बोलूं चाहे इसको बोलूं एक ही बात है, क्योंकि हम जानते हैं जेड और जेड बार दोनों का रियल पार्ट सेम होता है। तो मैं यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड भी बोल सकता हूँ और यहाँ रियल पार्ट ऑफ जेड बार भी लिख सकता हूँ, लेकिन जेड चूंकि मुझे दिख ही रहा है, इसे जेड बार ही है, वो तो मैं इसको जेड बोलूंगा तो आपको लगेगा सर जेड तो वो है। वरना अगर मैं इसको जेड बोलूं, ये क्या है, ये जेड बार है ना, लेकिन जेड वो लग रहा है इसलिए इसको अपन जेड बोल रहे हैं, इसीलिए रियल पार्ट ऑफ जेड लिखा है आपने। वरना वो रियल पार्ट ऑफ जेड निकालो या रियल पार्ट ऑफ जेड बार निकालो, वो एक ही बात है ना। और ये समझ सकते हैं अपन चाहें तो, देखो एक्स प्लस आइटा वाई मान लें या ऐसे भी मान के चलें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर मैं जेड और जेड बार लिखूंगा उनको ऐड करूंगा तो आ जाएगा हमारे पास। जैसे अगर मैं लिखूं इफ जेड इज इक्वल टू, इफ जेड इज इक्वल टू आर इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा, तो देयरफॉर जेड बार कितना आ जाएगा, जेड बार विल कम आउट टू बी आर इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आइटा थीटा, देयरफॉर जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, जेड प्लस जेड बार इज इक्वल टू, अब दोनों को जोड़ो आप तो क्या होगा, यहां से मैंने आर तो कॉमन ले लिया, एंड व्हाट वी गेट, ई रेस्ट पावर आइटा थीटा प्लस ई रेस्ट पावर माइनस आइटा थीटा। व्हाट इज दिस, टू cos थीटा, दिस इज टू आर cos थीटा। अब ये क्या है, ये जेड के रियल पार्ट का डबल ही तो है, आगे समझ में? तो ये जेड के रियल पार्ट का डबल है, तो टू की आर की जगह आर लिख दिया मैंने, और ये टू की जगह टू लिख दिया और आर cos थीटा लिख दिया ना। दिस इज कितना आ गया, टू इंटू आर cos थीटा। और व्हाट इज आर cos थीटा बेसिकली, इसका रियल पार्ट, इस जेड का रियल पार्ट, इसका रियल पार्ट क्या है, आर cos थीटा ही तो है इसका रियल पार्ट। अब इसका बोलो रियल पार्ट सेम है वो दोनों, तो दिस इज टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। एक्स प्लस आइटा वाई से भी लिख सकते थे, जल्दी आ जाता। वो एक्स प्लस आइटा वाई है, तो वो एक्स माइनस आइटा कट गया, वो टू एक्स आ गया, और एक्स का मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड हो गया, ऐसे फटाफट आ गया वो ना।
अब इसमें क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज है ना बस, कि जैसे मैंने शुरू में ही बताया था आपको ये, कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है तो जेड बराबर जेड बार होता है ना। मैंने शुरू में बताया था आपको, इफ जेड बराबर जेड बार, इट मीन जेड इज प्योरली रियल। या जेड प्योरली रियल है, जेड बराबर जेड बार होगा। अगर वो प्योरली इमेजरी है तो जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो आ जाता है। तो कभी यूं लिखा हुआ है ना कि जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो, क्या लिख सकते हैं, दैट इज टू से इफ जेड प्लस जेड बार बराबर जीरो, देन जेड इज प्योरली इमेजरी, देन जेड इज प्योरली इमेजरी। क्योंकि अगर ये जीरो है इसका मतलब टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, और टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है, तो टू तो जीरो हो नहीं सकता, मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड जीरो है ना। देन जेड इज प्योरली इमेजरी, दैट इज टू वी कैन से दैट इज टू से आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड कैन बी प्लस माइनस पाई बाई टू। उसको ऐसा बोल सकते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड प्लस माइनस पाई बाई टू है। क्योंकि अगर वो प्योरली इमेजरी है तो ऊपर जा सकते हैं अपन, नीचे आ सकते हैं ना। ये टू एन पाई जोड़ दो, इससे काम नहीं चल रहा हो दोनों। आगे समझ में, तो ऐसे जेड प्लस जेड बार का मतलब होता है टू इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड। ऐसे अपन जेड माइनस जेड बार को लिख सकते हैं ना, जेड माइनस जेड बार। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर फोर, थर्ड पर आ गए शायद, फोर पर आ गए शायद। जेड माइनस जेड बार इक्वल टू आयोटा इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ जेड, टू आयोटा इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ जेड, टू आयोटा इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ जेड। और अगर जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो हो जाएगा तो इमेजरी पार्ट ऑफ जेड जीरो हो जाएगा, मतलब जेड क्या हो जाएगा, प्योरली रियल हो जाएगा ना। अब ये समझ में आएगा वो कैसा आएगा ना, यानी जेड माइनस जेड बार हमारे पास टू इंटू आयोटा इंटू इमेजरी पार्ट ऑफ जेड आ गया ना। बताऊं समझा के कैसा आया, या दैट इज टू से इफ जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो, इफ जेड माइनस जेड बार बराबर जीरो, इट implies imaginary part of z is zero, implies z is purely real, z is purely real, z is purely real, z is purely real, z is purely real. It implies argument of z is equal to जीरो और पाए, जीरो और पाए। पर इनसे काम नहीं चलेगा तो टू एन पाई जोड़ देंगे इनमें अपन, है ना, जीरो प्लस टू एन पाई या पाई प्लस टू एन पाई। क्योंकि अगर वो प्योरली रियल है, समझ पा रहे हैं ना भाई, ऐसे लिखें, ऐसे लिखें, ऐसे बोला जाए, ऐसे बोला, एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं। जेड बराबर जेड बार बोल दो, ये बोल दो कि जेड प्योरली रियल है, ये बोल दो कि उसका इमेजरी पार्ट जीरो है, ये बोल दो कि उसका आर्ग्यूमेंट जीरो है या पाई है। एक ही बात को कहने के अलग अलग तरीके हैं ना। ऐसे बोलने का मतलब ये हो गया कि या तो वो यहाँ है, या अगर वो यहाँ होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट जीरो आ जाएगा, और अगर वो यहाँ होगा तो उसका आर्ग्यूमेंट पाई आ जाएगा। समझ में आ गया ना, ऐसे निकाल सकते हैं इनको, ऐसे देख सकते हैं ना। पॉइंट नंबर फाइव आ गया शायद, है ना। तो इसमें लिखें जेड वन प्लस माइनस जेड टू का होल बार। अब क्या प्रॉपर्टी पर आ रहे हैं ना अपन, तो अब तक क्या हम जो भी काम करते थे उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को पहले एक्स प्लस आल्टा वाई के फॉर्म में लाते थे ना। उसका मॉड निकालना हो, मुझे उसका कॉन्जुगेट निकालना हो, उसका आर्ग्यूमेंट निकालना हो, तो उसे हम एक्स प्लस आल्टा वाई के फॉर्म में लिखते थे। अब प्रॉपर्टी आने के बाद जरूरी नहीं है कि उसे हम एक्स प्लस आल्टा वाई के फॉर्म में लिखें, हम प्रॉपर्टी का यूज करके निकालते। अब जैसे जेड वन जेड टू दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड वन प्लस जेड टू का मुझे कॉन्जुगेट निकालना है। तो पहले मैं क्या करता था, जेड वन जेड टू को ऐड करूंगा, रियल पार्ट को अलग करूंगा, प्लस आयोटा वाई को अलग करूंगा, फिर कॉन्जुगेट निकालूंगा। अब हमें उसकी जरूरत नहीं है ना, हम अलग अलग पे बार लगा देंगे एक्चुअली। जेड वन का बार प्लस साइन होगा तो प्लस साइन आ जाएगा, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा जेड टू बार, ये ऐसा आ जाएगा जेड टू बार। जरूरी नहीं दो ही हो हमारे पास, ये बहुत सारे भी हो सकते हैं ना। ऐसे स्टार लगा के भी देख सकते हैं अपन, जेड वन प्लस माइनस जेड टू का मतलब प्लस साइन भी हो सकता है, माइनस साइन भी हो सकता है। प्लस माइनस का मतलब ये है ना, अगेन प्लस माइनस जेड थ्री एंड प्लस माइनस जेड एन होल बार, ये ऐसा आ जाएगा ना। तो ये आ जाएगा जेड वन बार, फिर आ जाएगा प्लस साइन होगा तो प्लस साइन लगा दूंगा, माइनस साइन होगा तो माइनस साइन लगा दूंगा, प्लस माइनस जेड थ्री बार एंड प्लस माइनस एंड सोन प्लस माइनस जेड एन बार। ये ऐसा आ जाएगा। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब ये समझ सकते हैं अपन कैसे आया है ना, इसको समझा जा सकता है। क्या तो एक्स प्लस आइटा वाई ले लो, या वो आप आर इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा के लेके भी चल सकते हैं ना। तो मैं वैसे लेता हूँ, लेट जेड वन, फिर हमें याद तो रखना ही पड़ेगा, लेट जेड वन इज इक्वल टू आर वन ई रेस्ट पावर आइटा थीटा वन, एंड जेड टू इज इक्वल टू आर टू इंटू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा टू। ये हमने एज्यूम कर लिया कि ये जेड वन है, जेड टू है ना। ये मैं वो प्रूव करके बता रहा हूँ आपको कि जेड वन प्लस जेड टू का होल बार, जेड वन का बार प्लस जेड टू बार कैसे आ जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको निकाल के।
बाद में प्रॉपर्टी जरा याद रखना पड़े, ये हमने एज्यूम कर लिया। देयरफॉर अगर हम ये एज्यूम किया अगर जेड वन ही है तो फिर हमें ये एज्यूम करने की जरूरत नहीं कि जेड वन बार ही है। फिर जेड वन बार को क्या लिख सकते हैं हम, ई रेस्ट बार आयोटा माइनस का थीटा वन लिख सकते हैं। एंड जेड टू बार को क्या लिख सकते हैं, एन जेड टू बार इज इक्वल टू एन जेड टू बार इज इक्वल टू आर टू इंटू ई रेस्ट बार माइनस का आयोटा थीटा टू, उसको ऐसे लिख सकते हैं फिर अपन, है ना। ये तो मैंने एज्यूम किया जेड वन, उससे जेड वन बार अपने आप ही आ गया। जेड टू का एज्यूम किया, जेड टू बार अपने आप ही आ गया। अब मुझे क्या करना है, जेड वन प्लस जेड टू का बार निकालना है। तो नो डाउट मैं उस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए लगाऊंगा वो बेसिक कंसेप्ट कि मैं दोनों को जोड़ूंगा, एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में लाऊंगा, फिर मैं कॉन्जुगेट निकालूंगा। फिर वो तो बाद में मैं ऑब्जर्व कर लूंगा कि देखो भाई ये तो जेड वन बार प्लस जेड टू बार ही आ जाता है ना, वो मैं बाद में ऑब्जर्व कर लूंगा। तो हमने निकाला यहाँ पर जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो उससे कितना आ गया, आर वन ई रेस्ट पावर आइटा थीटा वन प्लस आर आर टू ई रेस्ट पावर आइटा थीटा टू आ गया। ये ऐसे इनको ऐड कर दिया ना। अब इसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड कर दो। तो इसका रियल पार्ट क्या है, आर वन कॉस थीटा वन। इसका रियल पार्ट क्या है, आर टू कॉस थीटा टू प्लस आयोटा आर वन साइन थीटा वन प्लस का आयोटा आयोटा तो बाहर निकालिए ना मैंने, आर टू साइन थीटा टू, याद आएगा आर टू साइन थीटा टू, जैसे आर टू साइन थीटा टू। देखो सही लिखा है मैंने ना, इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट को जोड़ दिया, दोनों में आयटा आएगा, आयटा मैंने बाहर निकाल लिया। समझ में आ गया, क्लियर। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हमें इसका कॉन्जुगेट निकालना है। देयरफॉर जेड वन प्लस जेड टू का होल बार, जेड वन प्लस जेड टू का होल बार, ये मुझे निकालना है। तो कैसे निकालूं, आयोटा की जगह माइनस आयोटा लिख दूं बस, और क्या है। तो ये आ गया आर वन कॉस थीटा वन प्लस का आर टू कॉस थीटा टू माइनस का आयोटा आर वन साइन थीटा वन प्लस का आर टू साइन थीटा टू। ये ऐसा आ गया, पर इसको अलग अलग कर दो, यहाँ लिख दो ऐसे आर वन कॉस थीटा वन माइनस का आयोटा आर वन साइन थीटा वन, फिर आ गया आर टू कॉस थीटा टू माइनस का आयोटा आर टू साइन थीटा टू। अब ये क्या लिखा हुआ है, आर वन कॉस थीटा वन जैसा आ गया। नाउ व्हाट इज दिस, आर वन ई रेस्ट टू पावर आयोटा माइनस का थीटा वन, दिस इज आर टू ई रेस्ट टू पावर थीटा टू। तो ये लिखा हुआ जेड वन बार, ये लिखा हुआ जेड टू बार। तो ये सब प्रूव हो गया है। तो एक एक लाइन लिख दी इसलिए आपको लग रहा होगा बहुत लंबा कर दिया, तो एक दो लाइन फिर भी बचाई मैंने ना, वरना पहले मैं इसको से लिखता, पूरा लिखता आर वन कॉस थीटा वन प्लस आयोटा साइन थीटा वन फिर आर टू साइन थीटा टू, या एक्स प्लस आयोटा ऐसे लेके चलते जल्दी आ जाता है ना। एक्स प्लस आयोटा ऐसे लेते हैं ना, थोड़ा लिखना कम पड़ता। लेकिन मैं आगे जो प्रूव करूंगा ना मैं वो इस तरीके से प्रूव करूंगा, मैं यूलर फॉर्म में लेके प्रूव करूंगा। क्योंकि चलो ऐड करने में तो एक्स प्लस आयोटा वाई को ऐड कर दो, लेकिन मल्टीप्लाई करते वक्त डिवाइड करते वक्त ये यूलर फॉर्म ज्यादा काम आएगा हमारे, इसलिए मैंने इसको भी इससे बताया ना। तो ये प्रूव हो गया ना, अगर यहाँ माइनस साइन होता मान लो तो यहाँ माइनस साइन आता है ना, यहाँ माइनस साइन आने से क्या आता, एक तो यहाँ भी माइनस साइन आता है ना, यहाँ प्लस साइन ही आता वहां माइनस साइन आता, समझ रहे हैं। तो माइनस साइन आने से अपने आप वो जेड वन बार माइनस जेड टू बार बन जाता अपने आप वो। ऐसा नहीं कि दो लिखे दिखाए सर आपने, लिखाया तो एन के लिए, तो तीन होते तो ये आता हमारे पास। जैसे मान लो तीन को ऐड कर रहा होता तो आर वन कॉस थीटा वन आर टू कॉस थीटा टू आर थ्री कॉस थीटा थ्री आ जाता वो, वहाँ आर वन साइन थीटा वन आर वन साइन थीटा टू आर वन साइन थीटा थ्री आ जाता। जैसे मैं कॉन्जुगेट निकालता माइनस आयाटा आता तो ये सब नेगेटिव आ जाते हो, ये नेगेटिव वाले अलग आ जाते, पॉजिटिव वाले अलग आ जाते, समझ रहे हैं। तो ऐसे दिखा सकते हैं ना कि भाई ऐसे उनको लिखा जा सकता है ना। आप अब आ गए हम पॉइंट नंबर पाँच, कौन सा, सिक्स पर आ गए। तो जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन जेड टू का होल बार, जेड वन जेड टू का होल बार, दो कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई जेड वन इंटू जेड टू का होल बार, ये मुझे निकालना हो। तो यहाँ से बोल सकते हैं जेड वन बार इंटू जेड टू बार, जेड वन बार इंटू जेड टू बार, अलग अलग पे बार लगा दो मतलब है ना। और वही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हो तो भी चलेगा ना, जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड एन का होल बार निकालना हो तब भी लिख सकते हैं वो जेड वन बार फिर जेड टू बार फिर जेड एन बार, ये ऐसा आ जाएगा। बहुत सारे भी आ सकते हैं, अलग अलग पे बार लगा दो मतलब है ना।
फिर नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7, Z1 अपॉन Z2 डिवाइड हो रहे हो, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मुझे कॉन्जुगेट निकालना हो, तो अलग अलग पे बार लगा दो, Z1 बार और Z2 बार, ऊपर का बार ऊपर लगा दो, नीचे का बार नीचे लगा। पॉइंट नंबर 8, Zn होल बार, ऐसा लिखा हो, Zn होल बार। तो इसमें क्या है, जैसे जेड स्क्वायर का मुझे बार निकालना है, तो पहले मैं जेड स्क्वायर निकालूं और फिर बार निकालूं, जेड स्क्वायर को एक्स प्लस आइटा वाई की फॉर्म में लिखूं, या वो बार अंदर आ जाता है, पावर बाहर निकल जाती है। इसको लिख सकते हैं जेड टू द पावर जेड बार होल पावर एन, यानी जेड स्क्वायर का बार क्या होगा, जेड बार का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, मतलब बार को अंदर लेके आ जाओ, पावर को बाहर निकाल लो। तो ऐसे इनको लिख सकते हैं अपन, और ऐसे लिख के निकाला जा सकता है ना। ठीक है ना। अब इसमें मैं इनका डेरिवेशन बता देता हूँ आपको, ये कैसे आता है। इनका डेरिवेशन बताने से भले ही मैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी प्रूव करूंगा, लेकिन मॉडुलस की प्रॉपर्टी अपने आप प्रूव हो जाएगी। देखो आप है ना, मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी। जैसे मैंने लिखा था ना आपको, इसका मॉडुलस क्या होता है, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ Z1 Z2, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। ऐसे मॉड ऑफ Z1 अपॉन Z2 क्या होगा, मॉड Z1 अपॉन मॉड Z2। ऐसे इसमें निकालूंगा तो जेड की पावर एन का मॉड, मॉड जेड, पावर बाहर निकल जाएगी, तो हाथों हाथ वो प्रूव हो जाएगा। मॉड की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो जाएगी, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी मैं लिखवाऊंगा अलग उनको, मॉडुलस की प्रॉपर्टी अलग लिखवा दूंगा एक साथ, कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी अलग लिखवा दूंगा। प्रूव मैं यही करवा रहा हूँ उसको ना, यहीं से प्रूव हो जाएगा वो। तो वो प्रूव करने के लिए हमने ये एज्यूम कर लिया वापस, लेट Z1 इजिकल टू, लेट Z1 इजिकल टू R1 e रेस्ट टू पावर आइटा थीटा 1 एंड Z2 इजिकल टू R2 e रेस्ट टू पावर आइटा थीटा 2, ये हमने एज्यूम कर लिया। तो देयरफॉर Z1 कितना हो गया, Z1 बार कितना हो गया, Z1 बार इज R1 e रेस्ट टू पावर माइनस आइटा थीटा 1, वो तो एज्यूम कर लिया, और उनके एज्यूम करने से हम Z1 बार Z2 बार को निकाल पाए, और वो आगे R2 e रेस्ट टू पावर माइनस का आइटा थीटा 2, ये ऐसा आ गया। अब हमें निकालना है Z1 Z2 का होल बार, देयरफॉर तो यहाँ लिखें सिंस Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू, Z1 क्या है हमारे पास, R1 e रेस्ट टू पावर आइटा थीटा 1 है, ये क्या है R2 e रेस्ट टू पावर आइटा थीटा 2 है। देखा भी था ना हमने, एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या फर्क पड़ेगा, ये कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा यूलर फॉर्म में ही आएगा ना। तो क्या इसको ऐसा लिख सकता हूँ मैं, R1 इंटू R2 ई रेस्ट टू पावर आइटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, लिख सकता हूँ, ऐसे लिख दिया है ना। तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का ये क्या होगा भाई, इसका मॉड क्या है, ये हो गया भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखें Z1 इंटू Z2, तो यूलर फॉर्म में। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है, ये इस Z1 Z2 का क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट हो गया ना, नहीं। तो हम ये बोल सकते हैं देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू R1 इंटू R2। व्हाट इज R1 बेसिकली, मॉड ऑफ Z1, व्हाट इज R2, मॉड ऑफ Z2। ये प्रूव हो गया देखो आप। और अगर तीन भी मल्टीप्लाई हो रहे होते, तीन कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई हो रहे होते, तो R1 R2 R3 आ जाता होगा ना, R1 R2 R3 R4 आ जाता होगा ना, या थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 आ जाता होगा। तो ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी प्रूव हो गई थी, प्रूव कर रहे थे अपन कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी, वो तो प्रूव की नहीं हमने, ये मॉडुलस की प्रॉपर्टी अपने आप प्रूव हो गई ना। अब कॉन्जुगेट की देखो आप, क्या बोल सकता हूँ मैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2 इज इक्वल टू, व्हाट वी कैन से अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 Z2, थीटा 1 प्लस थीटा 2। तो व्हाट इज थीटा 1, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, और ये आ गया आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, यानी Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए अब मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है कि मैं मल्टीप्लाई करूंगा फिर निकालूंगा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2 इज आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। अब कॉन्जुगेट पर आते हैं हम, ये Z1 Z2 हमने निकाल लिया था, यहां से हमने Z1 Z2 निकाल लिया था। अब आते हैं, हमें Z1 Z2 का होल बार निकालना चाह रहे हैं, Z1 Z2 का होल बार। अब ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है, अब यूलर फॉर्म में जब कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है तो मुझे कॉन्जुगेट कैसे निकालूंगा, मॉड में तो फर्क पड़ेगा नहीं, थीटा की जगह क्या कर दूंगा, माइनस थीटा कर दूंगा ना। तो Z1 Z2 का होल बार क्या आ गया, R1 इंटू R2 ई रेस्ट पावर माइनस का आयोटा थीटा 1 प्लस थीटा 2, ये ऐसा आ गया। पर इसको ऐसे लिख दो, R1 R2 ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा 1 इंटू ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा 2, इसको ऐसा लिख देंगे। अब Z1 के साथ इसको, R1 के साथ इसको ले लो, R1 ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा 1, और आ जाएगा R2 ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा थीटा 2, ये ऐसा आ जाएगा। नाउ व्हाट इज दिस, Z1 बार, और वो Z2 बार आ गया, देयरफॉर Z1 इंटू Z2 का होल बार, ये आ गया Z1 बार
इंटू Z2 बार। ये प्रूव कर दिया हमने। तो मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी प्रूव हो गई, Z1 Z2 का मॉडुलस प्रूव कर दिया हमने। Z1 Z2 का आर्ग्यूमेंट भी निकाल ली, और Z1 Z2 का कॉन्जुगेट भी निकाल ली। अब वो उसका भी निकाल सकते हैं अपन, Z1/Z2 का निकाल सकते हैं। फटाफट मॉडुलस निकाल सकते हैं, निकाल के देखो फटाफट कितना आएगा ना। अब हम Z1/Z2 निकाल लेंगे, सिंस Z1/Z2 इज, वो हमने एज्यूम कर रखा है ना, प्रूफ कर रहे हैं ना, हम लिख दिया, प्रूव कर रहे हैं इन सबको ना। यहाँ ऐसे हेडिंग डाल के लिख दो, ये प्रूफ कर रहे हैं इनको। और ये हमने एज्यूम किया है ना, तो इसको हाईलाइट कर दिया हमने, ताकि याद रहेगा भाई बार बार हम। ये सब पहले मैं मल्टीप्लाई करने का था, उसका कॉन्जुगेट, उसका मोड निकाल दिया, उसका आर्ग्यूमेंट निकाल दिया, कॉन्जुगेट निकाल दिया। अब Z1/Z2 पर आ रहे हैं अपने यहाँ। तो Z1 तो वही है, Z2 भी वही है ना। उसका मोड भी दिखाना है हमको, मोड भी प्रूव करना है अपने को, और उसका कॉन्जुगेट भी प्रूव करना है ना, आर्ग्यूमेंट भी प्रूव करना है। हो गया ना, फटाफट आ गया बस वो, यहाँ आ गया R1/R2, हो गया e⁻⁴ θ1 - θ2। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, यूलर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस ये है, और इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट वो है। बस वो दिखा दिया, देयरफॉर मॉडुलस ऑफ Z1/Z2 इज R1/R2। R1 इज मॉड Z1, R1 इज मॉड Z1, और R1 इज मॉड Z2। बस उनको एक साथ लिख देंगे है ना, ताकि कलेक्शन रहेगा भाई। प्रूव यहाँ कर दिया हमने ना। ऐसे आर्ग्यूमेंट निकाल लो, उसका आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1/Z2 इज θ1 - θ2। तो θ1 क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 हो गया, और θ2 क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 हो गया ना। तो लॉग की तरह की प्रॉपर्टी होती है आर्ग्यूमेंट की। जैसे वो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 × Z2 था ना, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, लॉग ऑफ m/n, लॉग m माइनस log n। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ गया ना। अब वो कॉन्जुगेट के बारे में बात करनी है, देयरफॉर यहाँ से आ गया, देयरफॉर Z1/Z2 का होल बार, ये ऐसा आ गया अपन में। तो कितना आ जाएगा, R1/R2, मॉड में फर्क पड़ेगा नहीं, बस वो जो थीटा था उसको माइनस थीटा कर दो, इस थीटा को माइनस थीटा कर दो, माइनस का आया θ1 - θ2 आ जाए, ये ऐसा आ जाएगा। तो वो माइनस वाला तो ऊपर ही रख लेंगे, और जो प्लस वाला हो गया वो नीचे आ जाएगा। तो Z1 बार/Z2 बार आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसे निकाल लेंगे उसमें। अब उसमें ये लास्ट वाला भी निकाल सकते हैं, वो Z⁻n वाला भी निकाल सकते हैं ना। निकाल लो उसको भी फटाफट, Z⁻n वाला, सिंस Z⁻n बराबर, वो आ गया R e⁻⁴ होल पावर n आ गए। ये उससे आ गया, मॉड अंदर आ गया फटाफट। Z² का मॉड निकालना हो मुझे, तो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है, फटाफट ऐसे में निकाल सकता हूँ। अब इसके आर्ग्यूमेंट पर आ जाते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z⁻n इज इक्वल टू, क्या हो गया, n थीटा। तो n तो n है, और थीटा क्या हो गया, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z हो गया। वही लॉग की तरह हो गया वापस, m की पावर n से पावर आगे आ गई ना, n इंटू आर्ग्यूमेंट ऑफ Z आ गया। अब इसमें बस एक थोड़ा ये ध्यान रखना है अपने को, कि मैंने कल बोला था कि जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उस पर पावर इंटीजर होती है ना अगर, तो सिंगल वैल्यूड होगा, और अगर पावर इंटीजर नहीं होगी तो मल्टी वैल्यूड होगा। तो ऐसा नहीं कि भाई ये हमेशा गलत नहीं आएगा, हमेशा सही आएगा। लेकिन अगर ये इंटीजर है तो फिर इसकी एक ही वैल्यू होगी, फिर उसका आर्ग्यूमेंट ही आ जाए। लेकिन अगर ये n स्क्वायर रूट हो गया, मान लो हाफ हो गया, क्यूब रूट हो गया, तो फिर यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी। जैसे मान लो मैं आयोटा की पावर 1/2 की बात करूँ, या स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा की बात करूँ, आर्ग्यूमेंट ऑफ अंडर रूट आयोटा,
तो आर्ग्यूमेंट अंडर रूट आयोटा कितना आना चाहिए यहाँ से? अगर मैं निकालना चाहूँ आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा रेस्ट पावर 1/2 या अंडर रूट आयोटा बोल दूँ, तो क्या हो गया? 1/2 आ गया। और आर्ग्यूमेंट ऑफ कितना हो गया? आयोटा आ गया। व्हाट इज आर्ग्यूमेंट ऑफ आयोटा? तो π/4 आएगा। तो ये गलत नहीं आ रहा है यहाँ से, लेकिन एक इनकम्प्लीट है, क्योंकि अंडर रूट आयोटा की दो वैल्यू होंगी, उनमें से किसी एक वैल्यू का आर्ग्यूमेंट आया है। तो जब अगर ये n नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? z की पावर n का आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए सबसे पहले हम z की पावर n की ऑल पॉसिबल वैल्यू निकालेंगे, है ना? जैसे मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये अंडर रूट आयोटा की दो वैल्यू आएंगी, दोनों निकालूंगा, फिर दोनों का मैं आर्ग्यूमेंट अलग से निकालूंगा। आयोटा की पावर 1/3 होता तो तीन वैल्यू आएंगी, वो तीनों वैल्यू निकालूंगा पहले मैं, फिर उनका आर्ग्यूमेंट निकालूंगा बाद में। लेकिन अगर वो पावर इंटीजर है तो वो सिंगल वैल्यूड होगा, और वो एक ही आंसर यहाँ से निकल जाएगा। मल्टीपल वैल्यूड होगा तो फिर यहाँ यहाँ से लिख सकते हैं स्टार लगाने के लिए, इफ n इज नॉट द एलिमेंट ऑफ i, इफ n इज नॉट द एलिमेंट ऑफ i, नॉट द एलिमेंट ऑफ i, देन ऐसे स्टार लगा लिया हमने ना, इफ n is not the element of I, then first of all we calculate all possible values of z to the power n. If n is not the element of I, then first of all we calculate all possible values of z to the power n, z to the power n, and then only we calculate argument of z to the power n, and then only we will calculate argument of z to the power n. समझ में आ गया ना? यहाँ लिख दिया फिर फॉर एग्जाम्पल if you to find argument of under root iota, then first of all we calculate two values of under root iota and then calculate its argument. समझा दिया? अपने आप को समझा भी दिया फिर हमने ना। वो एक आंसर आएगा ना भाई यहाँ से, वो गलत नहीं आएगा ना। हम इस केस में दोनों वैल्यू निकालेंगे इसकी, दोनों वैल्यू निकालने के बाद एक एक वैल्यू को रख देंगे, फिर उसका आर्ग्यूमेंट निकाल लेंगे। समझ पा रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ आपको ना? भूले नहीं इसलिए क्योंकि बहुत दिनों का गैप आने वाला है, इसलिए मैंने स्टार लगा के लिखवाया, फिर एग्जाम्पल भी दिया है आपको, ताकि जब दोबारा आए तो एकदम लाइव आए यहाँ पे ना भाई, हाँ भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही है अपने को, वरना फिर मेहनत बेकार जाएगी अपनी ना। ठीक है, तो वो लिखवा भी दिया मैंने, और यहाँ एग्जाम बता दिया कि अंडर रूट आयोटा का आर्ग्यूमेंट निकालना हो तो यहाँ से एक ही वैल्यू आएगी। बताया ना, वो π/4 गलत नहीं आएगा वो। ये अंडर रूट आयोटा की दो वैल्यू आएंगे, उनमें से एक वैल्यू आ रही है, उसका आर्ग्यूमेंट आया है वो, तो वो इनकम्प्लीट है। अब दूसरी वैल्यू निकालूंगा, फिर दूसरी वैल्यू का फिर आर्ग्यूमेंट निकाल लूंगा ना। ठीक है ना? तो ऐसे निकालना है अपने को। मॉड वगैरह में फर्क नहीं पड़ेगा ना। अगर मैं मॉड निकालना चाहूंगा, जेड की पावर एन का मॉड निकालूं, तो चाहे एन इंटीजर हो या इंटीजर नहीं हो, मॉड निकालने के लिए हमेशा ये प्रोसेस फॉलो करूंगा। मॉड पे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि है ना, तो अंडर रूट आएगा, अंडर मॉड जेड का होल पावर एन कर देंगे अपन। अब कॉन्जुगेट की बारी आ गई, तो कॉन्जुगेट को भी निकाल सकते हैं अपन, तो कॉन्जुगेट अपन निकाल सकते हैं यहाँ ना। अब यहाँ एरो लगा दिया हमने, ऐसे निकाल लिया, देयरफॉर जेड टू द पावर, देयरफॉर जेड टू द पावर एन का होल बार। तो मॉड पे फर्क पड़ेगा नहीं, सिर्फ क्या करो, थीटा की जगह माइनस थीटा कर दो आप। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं ना, इसको लिख सकता हूँ आर ई रेस्ट पावर माइनस आइटा थीटा होल पावर एन, इसको ऐसा लिखा जा सकता है। तो दैट इज जेड बार होल पावर एन, दैट इज जेड बार होल पावर एन। ठीक है ना? ऐसे निकाल लिया इसको हमने। तो ये प्रॉपर्टी थी, हमने मॉड की प्रॉपर्टी भी प्रूव कर दी और कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी को प्रूव कर दी। अब इनके सवाल करते हैं अपन, कैसे यूज कर सकते हैं इसका ना, कैसे कैसे इनका यूज कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 + i/√3, 1 + i/√3 होल पावर n प्लस 1 - i/√3 होल पावर n, n बिलोंग्स टू i। ये दे रखा है आप लोगों को, ये वैल्यू निकालनी है मुझे ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, ये मुझे कैलकुलेट करना है। अब n बिलोंग्स टू i का मतलब ये सिंगल वैल्यूड है, ये भी सिंगल वैल्यूड है ना।
हो गया। अब एक तो तरीका यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करके निकाल लिया। भाई प्रॉपर्टी से क्या होता है, काम आसान होता है। ऐसा नहीं कि क्योंकि प्रॉपर्टी तो बेसिक कंसेप्ट को यूज करने पर आई है। जैसे लॉ की प्रॉपर्टी पढ़ लो, कोई भी पढ़ लो आप। अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी, बेसिक कंसेप्ट का यूज करने से तो आया है। तो प्रॉपर्टी से सवाल आसान होगा। ऐसा नहीं कि प्रॉपर्टी नहीं आता होगा तो सवाल नहीं होगा। अब प्रॉपर्टी में ये है कि भाई इसको जेड मान लो आप, ये जेड है, और इसका अगर मैं कॉन्जुगेट निकालूं तो ये आ जाएगा। भाई अगर इसका कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहा जाए तो इसको कैसे रीड करेंगे, हमसे ये कॉन्जुगेट निकालने के लिए कहा जाए 1 + i√3 होल पावर n, इसका मुझे बार निकालना है। तो ये क्या हो गया, जेड की पावर n का होल बार हो गया। तो कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 1 + i√3 का बार आ जाएगा, और होल पावर n हो जाएगा। ये फॉर्मूला लगा रहे हैं ना अपन, जेड की पावर n का होल बार, जेड बार की पावर n। नाउ व्हाट इज बार ऑफ दिस, 1 - i√3, 1 - i√3 होल पावर n। यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट निकाला, ये आ गया इसका मतलब। यानी अगर ये जेड है, ये क्या है, जेड बार। व्हाट इज जेड प्लस जेड बार, 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड। या इसको जेड बोल दो, कंफ्यूज हो रहे हो, इसको जेड बोल दो। ये जेड है, इसका बाहर निकालो, मतलब जेड की पावर इनका बाहर निकाला ना भी अपने। तो इसका बाहर निकालूंगा तो बाहर अंदर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा। ये जेड है तो ये जेड बाहर है, या ये जेड है तो ये क्या है, जेड बाहर है। तो क्या आएगा, 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड। अब जेड इसको बोल दो चाहे इसको बोल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, क्योंकि जेड और जेड बार का रियल पार्ट सेम होता है ना। ये हमने ऑब्जर्व किया कि ये जेड है तो जेड बार आ गया। समझ में आ गया मेरी बात। तो ऐसे लिख दिया ना, ये हमने जेड मान लिया ना। हाँ लेट, ये लिख सकते हैं लेट वन, समझाने के लिए अपने आप को, 1 + i√3 होल पावर n इज इक्वल टू जेड। देयरफॉर 1 + i√3 होल पावर n प्लस 1 - i√3 होल पावर n इज इक्वल टू क्या बन गया, जेड प्लस जेड बार बन गया। और ये कितना आ जाएगा, 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड आ जाएगा। आ रहा है समझ में हाँ, उसको जेड मान लिया तो जेड बार हो गया। जेड इसको भी मान सकते थे अपन, कि नहीं आ रहा समझ में। ये जेड तो ये जेड बार, या ये जेड तो ये जेड बार। अब हमें क्या निकालना है, ये सम निकालना है। ये सम किसके बराबर आएगा, 2 × रियल पार्ट ऑफ जेड। आपने जेड किसको बोला है, इसको बोला है। इसका रियल पार्ट निकालना है बस आपको, डबल तो ऑलरेडी हमने कर रखा है। अब इसका रियल पार्ट कैसे निकालें, यूलर फॉर्म में कन्वर्ट कर लो उसको ना। ये मैंने मान लिया इक्वेशन नंबर 1 हो गई ना। अब जेड का रियल पार्ट निकालना है, तो सिंस जेड इज इक्वल टू 1 + i√3 होल पावर n, तो कैसे लिखें, इसका मॉड कितना आ रहा है 2, आर्ग्यूमेंट कितना आ रहा है इसका π/3, होल पावर n लगा दिया हमने। भाई इसका मॉड निकाल लिया पहले 2, इसका आर्ग्यूमेंट निकाल लिया π/3, और होल पावर n कर दिया। कितना आ जाएगा, 2 raised to power n इंटू e raised to power n π/3 आ गया। नाउ व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ दिस, 2 raised to power n इंटू cos थीटा, है ना। therefore real part of z is 2 to the power n इंटू cos of n π/3। ये इसका रियल पार्ट आ गया। बस इक्वेशन नंबर 1 में रख दो आप ना। therefore from equation number 1, 1 + i√3 होल पावर n, 1 - i√3 होल पावर n is equal to 2 into real part of z cos of n π/3। तो वैसा आ गया बस, 2 raised to power n + 1 cos of n π/3, ये ऐसा आ गया। वो तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, तो मैं एक एक लाइन लिखा रहा हूँ आपको ना, बिल्कुल जैसे बोर्ड में करना हो, जैसे बोर्ड में बिल्कुल व्यवस्थित रूप से करके दिखा रहे हैं। वरना तो फटाफट ये फील कर सकते हैं ना अपन, ये जेड है ये जेड बार है, पर इसका रियल पार्ट निकालना है, तो फटाफट इसको यूलर फॉर्म में लिखा, वहीं लिख दिया बस एक लाइन में कहीं ना, और फटाफट उसका रियल जो रियल पार्ट आया उसको डबल कर दी। हम ऐसा भी कर सकते हैं, दोनों को लिख दो, अगर ये बात मेरे दिमाग में नहीं आएगी दोनों को कर देंगे, और क्या ना। भाई इसको भी लिख दिया मैंने, इसको तो लिख ही दिया। ये कितना आया, ये आ गया हमारे पास, दिस इज, ये आया 2 × e⁻⁻⁵ तो वो कितना आ जाएगा, 2 × e⁻⁻⁻⁻³ आ जाएगा। समझ पा रहे हैं, जैसे इसको लिखा ना मैंने, ऐसे लिख लेता, जैसे मैंने लिखा 1 प्लस, वो तो फील करने के बाद ये है कि दोनों को डील नहीं करना पड़ा। ये आ गया अभी 2 raised to power n इंटू e⁻⁻⁻n π/3 आ गया। ऐसे इसको भी लिख के दिखा दो, 1 - i√3। वो तो जैसे एक को पूरा कर लोगे ना अगर आप, तो दूसरा अपने आप समझ में आ जाएगा आपको। 1 - i√3 होल पावर n। अब इसको लिखा था हमने, ये कितना आया था, 2 e⁻⁻⁻⁵ आया था। तो ये कितना आएगा, ये तो कॉन्जुगेट दिख ही रहे हैं ना अपने को, ये तो कॉन्जुगेट दिख ही रहे हैं ना। तो ये कितना आ जाएगा, 2 e⁻⁻⁻⁵ होल पावर n लगा दूंगा मैं, तो ये आ जाएगा 2 की पावर n
ई रेस्ट पावर माइनस आयोटा एन पाई बाई 3। अब दोनों को जोड़ दो चाहो तो, अब दोनों को जोड़ दो। तो जब इनको जोड़ेंगे तो अब फिर हो सकता है वहां से दिख जाएगी ये जेड, जेड बार, है ना। 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड आ गया। आगे समझ में अब। तो ऐसे निकल, तो जब भी जोड़ना हो तो ऐसे देख सकते हैं भाई, एक जेड है क्या, एक जेड बार है क्या। फटाफट उसको निकाल के दिखा जा सकता है, और फटाफट हम निकाल सकते हैं ना। लिखें इसमें ना, इफ जेड इज इक्वल टू, इफ जेड इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा इंटू 3 प्लस 4 आयोटा, देन फाइंड मॉड जेड एंड जेड बार, देन फाइंड मॉड जेड एंड जेड बार। मॉड जेड भी निकालना है, जेड बार भी निकालना है, देन फाइंड मॉड जेड एंड जेड बार। हो गया ना। तो मॉड भी निकालना आसान है अपना, फटाफट मॉड निकाल सकते हैं। मॉड जेड इज इक्वल टू मॉड ऑफ 3 प्लस 4 2 आयोटा, 3 प्लस 4 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। मॉड, अब वो मल्टीप्लाई करके उसे एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लाने की जरूरत नहीं है ना। ये ऐसा आ गया, 3 प्लस 4 आयोटा आ गया। अब ये जेड वन है या जेड टू है, तो मॉड अलग अलग कर दो। मॉड ऑफ 1 प्लस 2 आयोटा इंटू मॉड ऑफ 3 प्लस 4 आयोटा। अब इसका मॉड मैं जानता ही हूँ, मॉड इज स्क्वायर रूट ऑफ 5, स्क्वायर रूट ऑफ 25। तो 5√5 आ गया वो। समझ में आ रहा है ना। ऐसे निकाल लिया फटाफट, हमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं। अब इसे कॉन्जुगेट निकालना है मान लो मुझे, तो जेड बार इज इक्वल टू, तो ये 1 प्लस 2 आयोटा और वो 3 प्लस 4 आयोटा का होल बार कर दिया हमने इसमें। अब ये जेड वन इंटू जेड टू का होल बार हो गया, तो ये जेड वन बार आ गया, ये जेड वन बार हो गया, और ये जेड टू बार हो गया। 3 प्लस 4 आयोटा का होल बार हो गया। ये कितना हो गया, 1 माइनस 2 आयोटा, और ये हो गया 3 माइनस 4 आयोटा। अब वो अलग बात है, इसे मुझे एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में लिखना होगा तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आप। लेकिन अगर वो जेड है तो ये फटाफट जेड बार आ गया हमारे पास। ऐसे निकाल सकते हैं इसको। एक और लिखे ना, इफ जेड इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा इंटू जेड टू बार, देन फाइंड जेड बार, फाइंड जेड बार। जेड बार निकालना है अपने। 2 प्लस आयोटा इंटू जेड वन प्लस आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा जेड टू बार। हो गया ना। बस फटाफट हमें जेड बार निकालना है, तो ये पहले होर बार लगा दिया हमने। फिर मान लिया ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, फिर मान लिया ये दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो ये लिखा हुआ है जेड वन प्लस जेड टू का होल बार। तो क्या हो गया वो, 2 प्लस आयोटा इंटू जेड वन। इस पे बार लगा दिया, प्लस साइन था तो प्लस साइन लगा दिया, या माइनस साइन होता तो माइनस साइन कॉपी कर देते। फिर आयोटा 1 माइनस 3 आयोटा इंटू जेड टू बार का होल बार लगा दिया हमने, ये से लगा दिया। अब फिर ये वापस जेड वन इंटू जेड टू का होल बार हो गया, तो जेड वन बार का मतलब 2 माइनस आयोटा। ये कितना हो गया, जेड वन बार हो गया, प्लस साइन की जगह प्लस साइन। ये जेड वन इंटू जेड टू इंटू जेड थ्री का बार हो गया, तो वही आयोटा का बार माइनस आयोटा। इसका बार कितना हो गया, 1 प्लस 3 आयोटा। अब जेड टू बार का होल बार जेड टू आ जाएगा। अब चाहो तो माइनस साइन को आगे लिख दो इसमें बस। तो 2 माइनस आयोटा इंटू जेड वन बार माइनस का आयोटा 1 प्लस 3 आयोटा इंटू जेड टू आ गया ना। ऐसे इसका बार निकाल लिया अपन। ठीक है ना, ऐसे निकाल सकते हैं। एक और लिखें एक सवाल। लेट डब्ल्यू इज इक्वल टू
let W is equal to alpha plus iota beta, where alpha beta belongs to R and beta is not equal to 0. Beta is not equal to 0. If W minus W bar into Z upon 1 minus Z is purely real, is purely real, is purely real, then find the value of mod Z, then find the value of mod Z, then find the value of mod Z, then find the value of mod Z. W के बारे में लिखा हुआ है कि वो अल्फा प्लस आयटा बीटा है। आयटा का मतलब वही अंडर रूट माइनस 1 है ना, और दिया हुआ है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू 0, और हमें दे रखा है दिस इज प्योरली रियल, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो हमें मॉड जेड निकालना है। यू टू फाइंड द वैल्यू मॉड जेड। ये ऑब्वियस सी बात है, जेड 1 नहीं हो सकता है ना, इसको देखकर लग रहा है कि जेड 1 नहीं हो सकता, क्योंकि जेड अगर 1 होगा तो ये डिफाइन ही नहीं होगा। इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी दी गई है हमें, ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जानकारी दे रखी है अपने को। ओके, तो एक तो हिट एंड ट्रायल, कई बार इस तरह के सवालों में हिट एंड ट्रायल लग जाता है एक्चुअली ना। तो या तो मैं क्या करूं, मुझे मॉड जेड निकालना है, मतलब मुझे ऐसा जेड सोचना है, जेड ऐसा सोचना है, क्योंकि जेड आएगा तभी मैं मॉड जेड निकाल पाऊंगा। मुझे इस तरह का जेड सोचना है कि जिसको मैं यहाँ रख दूं तो ये प्योरली रियल आ जाए। तो लेट जेड इक्वल टू -1, जिससे मैंने जेड, हम हिट एंड ट्रायल में टाइम बर्बाद नहीं करना अपने को एग्जाम में ना, कम से कम एडवांस में तो हिट एंड ट्रायल नहीं लगता, देखो है ना। कोई भूले भटके कभी सवाल आ जाता है, गलती उनसे भी होती है, इनसे वो भी इंसान है, पेपर बनाने वाले भी है ना, वही भूल जाते हैं बच्चा बहुत तेज है ना, वो सोचते हैं हम ही होशियार हैं, पेपर बनाने वाले हैं ना, उनको ये पता नहीं बच्चा बहुत तेज है। तो जिसे वो जिस दिन वो कमी छोड़ते हैं, बच्चा पकड़ लेता है उनको फटाफट ना, और हिट एंड ट्रायल लगा के काम चला लेता है अपना। तो हमें क्या है, जैसे जेड को मैंने -1 ले लिया, तो ये ऊपर कितना आ गया, ऊपर आ गया डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, और नीचे कितना आ गया, 2 आ गया। ना व्हाट इज डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू बार, 2 अल्फा, तो 2 अल्फा अपॉन 2, तो प्योरली रियल आ गया वो। Hence z is equal to -1. What is mod z? 1 is the answer. आंसर 1 आ गया, ठीक है ना। तो कई बार हिट एंड ट्रायल लग जाता है इनमें ना, तो अपने को टाइम बर्बाद नहीं करना, पहले सिस्टमेटिक तरीका भी आना चाहिए, और कभी ये बताया ऐसे ही था, कभी दिख जाए कभी एकदम, और अपने पकड़ में आ जाए बात, काम चल रहा है फटाफट स्ट्राइक कर दिया तो लगा दो, उसमें क्या दिक्कत है ना। अब इसमें देखो अपन ऐसे यूज कर सकते हैं, हमें दिया हुआ है कि प्योरली रियल है, अगर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, तो ये सुनते ही आपके माइंड में क्या आएगा, जेड बराबर जेड बार, जेड बराबर जेड बार, यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल है, यानी ये इसके कॉन्जुगेट के बराबर है, बस इसको उसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दो आप। Since this is purely real, since this is purely real, therefore w minus w bar z upon 1 minus z, इसको मैंने इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, w minus w bar z और 1 minus z, इसको इसके कॉन्जुगेट के बराबर कर दिया, इसके बराबर कर दो।
मतलब प्रॉपर्टी लगा दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कैलकुलेट करने की कोशिश करो। ऊपर का बार ऊपर लगा दिया तो ऊपर क्या आ गया, डब्ल्यू बार आ गया, फिर डब्ल्यू जेड बार आ गया। नीचे क्या आ गया, वन का बार तो वन ही आएगा, ये जेड बार आ जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के अलावा कोई तरीका नहीं है अपने पास, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार इंटू जेड इंटू वन माइनस जेड बार इजिकल टू, यहाँ आ जाएगा डब्ल्यू बार माइनस का डब्ल्यू इंटू जेड बार, और ये कितना आ जाएगा, वन माइनस जेड आ जाएगा। ठीक है ना, अब इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले डब्ल्यू का नंबर ले लेते हैं, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू जेड बार। अब इस डब्ल्यू बार जेड का नंबर ले लो, प्लस डब्ल्यू बार जेड इंटू जेड बार इजिकल टू, अब डब्ल्यू बार को मल्टीप्लाई कर दो तो डब्ल्यू बार इंटू जेड, डब्ल्यू जेड बार प्लस डब्ल्यू इंटू जेड इंटू जेड बार, ये ऐसा आ गया। अब मुझे मॉड जेड निकालना है तो कहीं ना कहीं वो क्रिएट होगा, ये जेड निकलेगा अपने से, कुछ ना कुछ आएगा है ना। तो इस डब्ल्यू बार जेड से डब्ल्यू बार जेड हट जाएगा, और सिमिलरली इससे डब्ल्यू जेड बार से ये इंटरचेंज करके हट जाएगा। ठीक है ना, अब बचा हमारा, उसको इंटरचेंज कर लो, ये तो सबको इधर लेके आ जाओ, ये सबको इधर लेके चले जाओ ना। तो जिससे इसको अगर मैं इंटरचेंज करता हूँ तो मैं इसको इसके साथ लिखूंगा, है ना, और इसको इसके साथ लिख लूंगा ना। तो इंटरचेंज कर लिया मैंने, तो कितना आ गया, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार, ये ऐसा आ गया। और जब उसको इंटरचेंज करूंगा तो कॉमन क्या आएगा, देखो आप, जेड इंटू जेड बार, व्हाट वी गेट, डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू बराबर जी। अब दिख रहा है यहाँ डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार है, या डब्ल्यू बार माइनस डब्ल्यू, इसका माइनस साइन बाहर निकाल लो ना, या इसको बाहर निकाल लो, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार को मैंने बाहर निकाल लिया, व्हाट वी गेट, वन माइनस जेड इंटू जेड बार बराबर जी। तो आइदर दिस इज इक्वल टू जीरो और दैट इज इक्वल टू जीरो, बट दिस कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो डब्ल्यू प्योरली रियल हो जाएगा, और डब्ल्यू प्योरली रियल नहीं है, बिकॉज हमें दे रखा है कि बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो वो प्योरली रियल नहीं है ना। तो सिंस डब्ल्यू इज नॉट, यहाँ लिख देंगे हम, सिंस डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बार इज नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज बीटा इज नॉन जीरो, therefore w is not purely real, and therefore 1 minus z into z bar बराबर जीरो, therefore z into z bar बराबर 1। तो z into z bar क्या होता है, मॉड z का होल स्क्वायर, दिखा रखा है ना मैंने आपको, तो मॉड z का होल स्क्वायर बराबर 1। तो मॉड z की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1, और मॉड z कैन नॉट बी नेगेटिव, therefore मॉड z इज इक्वल टू 1। लेकिन इसमें ध्यान रखना पड़ेगा, मॉड z 1 तो है लेकिन z 1 नहीं होगा, क्योंकि z बराबर 1 होगा ना, बेसिकली जेई में आया हुआ सवाल काफी समय पहले, उसमें ऑप्शन में था है, देन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, उसमें पहले वाले में ये था कि मॉड z बराबर 1, और एक में था कि मॉड जेड बराबर 1 बट जेड इज नॉट इक्वल टू 1, तो वो करेक्ट हुआ है ना। तो ये ध्यान रखना है अपने को कि मॉड जेड 1 तो आ गया लेकिन जेड 1 नहीं हो सकता, क्योंकि मॉड जेड बराबर 1 का मतलब जेड 1 भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे सवाल में नहीं है। तो कंप्लीट आंसर हुआ मॉड जेड इजिकल टू 1। हमसे तो मॉड जेड ही पूछा था वैसे, वही लिखना है अपने को, मॉड जेड बराबर 1 आ गया आंसर। जेड तो पूछा नहीं उन्होंने अपने से, जेड पूछते थे बोलते कि जेड बहुत सारे हैं, वो ऐसे है उनका मॉड 1 के बराबर है, बट जेड इज नॉट इक्वल टू 1, फिर ऐसे लिखते हैं अपना आंसर। मॉड जेड पूछा गया है तो फिर ऐसे ही निकालना पड़ेगा अपने। क्लियर हो गया ना, तो ऐसे इसको बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया और कैलकुलेट कर दिया यहाँ पर ना, ऐसे निकाल सकते हैं। अब वो मैं प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस लिखा देता हूँ आपको, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस बस लिखाऊंगा है ना, उनके सवाल नहीं कराऊंगा मैं, या एक आध सवाल कराऊंगा तो करा दूंगा बस। प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलस, मॉड्यूलस। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि हम जानते हैं कि मॉड्यूलस ऑफ, वो जानते हैं मतलब डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है वो जानते हैं अपने ना। तो इसमें लिखे हम जेड प्लस जेड बार, हाँ mod z is greater than or equal to real part of z, and mod of z is, and mod of z is also greater than equal to imaginary part of z। रियल पार्ट ऑफ z के बराबर होता है, उससे बड़ा होता है, इमेजरी पार्ट के बराबर होता है। रियल पार्ट ऑफ z भी एक रियल नंबर होता है, और इमेजरी पार्ट ऑफ z भी क्या होता है, एक रियल नंबर ही होता है ना, क्योंकि जैसे z x प्लस आइटा y है, तो व्हाट इज रियल पार्ट ऑफ z, x, व्हाट इज इमेजरी पार्ट ऑफ z, y, और x और y दोनों रियल नंबर है। और हम जानते हैं क्योंकि ये रियल नंबर होता है, मॉड का मतलब डिस्टेंस, वो एक रियल नंबर होता है ना,
तो कोई किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड उसके रियल पार्ट ऑफ जेड के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। ऐसे वो इमेजरी पार्ट ऑफ जेड के बराबर या उससे बड़ा होगा, क्योंकि हम जानते हैं मॉड जेड होता क्या है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर। अच्छा ये बराबर कब हो सकते हैं, सोच के बताओ आप। जब जेड प्योरली रियल हो एंड उसका रियल पार्ट पॉजिटिव हो। क्योंकि जैसे जेड -2 हो गया, जेड बराबर -2 हो गया, व्हाट इज द रियल पार्ट ऑफ जेड, -2, व्हाट इज मॉड ऑफ जेड। तो बराबर नहीं आया ना वो। बराबर तब होगा जब जेड प्योरली रियल हो। प्योरली रियल होते ही इमेजरी पार्ट तो जीरो हो गया और उसका रियल पार्ट क्या हो, पॉजिटिव हो, तब बराबर आएगा ना। क्या लिख सकते हैं, इक्वलिटी विल होल्ड, इक्वलिटी विल होल्ड, इक्वलिटी विल होल्ड, है इक्वलिटी विल होल्ड, equality will hold if z is purely real and its real part is positive. Z is purely real and its real part is positive. मतलब ऐसे सोच के देखा, लिखा तो सोचा, सोचेंगे तो दिमाग में रहेगा, कभी जरूरत पड़ेगी तो यूज कर पाएंगे ना। ऐसे वहां इक्वलिटी होल्ड कब करेगी, जब वो प्योरली इमेजरी हो, मतलब उसका रियल पार्ट जीरो हो जाए, यानी वो जेड प्योरली इमेजरी होना चाहिए और उसका इमेजरी पार्ट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। एंड इक्वलिटी होल्ड्स अगेन, हेयर इक्वलिटी विल होल्ड if z is purely imagery and its imagery part is positive. Z is purely imagery and its imagery part is positive. ठीक है ना, ऐसा लिख दिया ना। सेकंड हमारे पास है, सेकंड जेड इंटू जेड बार बराबर मॉड जेड का होल स्क्वायर। ये मैंने लिखवा भी दिया था पहले आपको ना। जब भी हम जैसे वेक्टर पढ़ते हैं ना, वेक्टर में वेक्टर के मॉड का कुछ नहीं कर पा रहे हम, और या तो वेक्टर मुझे इन टर्म्स ऑफ आई जे के दे रखा हो तो फटाफट मैं मॉड निकाल लूंगा। यहाँ मुझे वेक्टर, यहाँ मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स प्लस आइटा वाई के फॉर्म में दे रखा हो तो फटाफट मॉड निकाल लूंगा मैं। लेकिन अगर उसका मॉड का कुछ नहीं कर पा रहा तो फटाफट मॉड की स्क्वायरिंग कर दो और उस मॉड के स्क्वायर को जेड इंटू जेड बार कर दो आप, जेड इंटू जेड बार। ये करना है बस अपने को। थर्ड हम जानते हैं, मैंने लिखा दिया मॉड जेड बराबर मॉड ऑफ माइनस जेड निकालो, चाहे मॉड ऑफ जेड बार निकालो, चाहे मॉड ऑफ आयोटा जेड निकालो, चाहे मॉड ऑफ माइनस आयोटा जेड निकालो, ये सब बराबर आते हैं। इन सबको लोकेट भी किया है मैंने ना। हम मॉड जेड निकाल, ये लिखने से क्या है एकदम माइंड में रहेगा, कभी लगेगा भाई जेड बराबर होता है डिस्टेंस है ना। प्रॉपर्टी लगा के भी देख सकते हैं चाहे तो। जेड और माइनस जेड को लोकेट किया था ना हमने, मोड वही आता है ना। आयोटा जेड का मोड भी होता है, माइनस आयोटा जेड का मोड भी होता है, जेड बार का मोड भी होता है, मिरर इमेज का मोड भी वही आएगा हमारे पास। पॉइंट नंबर 4 पर आ गए अपन। वही मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू बराबर मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। ज्यादा हो ज्यादा को भी लिख सकते हैं अपन चाहें तो, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू अप टू जेड एन, मॉडुलस ऑफ जेड वन, मॉडुलस ऑफ जेड टू एंड मॉडुलस ऑफ जेड एन। फिफ्थ, जेड वन अपॉन जेड टू का मॉडुलस, मॉड ऑफ जेड वन, मॉड ऑफ जेड टू, जेड की पावर एन का मॉडुलस। यहाँ कोई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि वो इंटीजर है या नहीं है, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो मल्टी वैल्यूड भी होगा ना तो भी मोड हमेशा सही आएगा, मोड उसका एक ही आएगा, अलग अलग नहीं आएंगे मोड ना। तो इस सब मैंने प्रूव करके बता दिया आपको ना, ये सब वो उसका एडवांटेज हो गया, ये एक साथ ही प्रूव कर दिया हमने ना, और फटाफट कैलकुलेट करके निकाल लिया। एक सवाल कर लेते हैं बस अपन लास्ट है ना, ठीक है ना, फिर हैप्पी दिवाली बोलेंगे एक दूसरे को। वो भी तो बोलना है ना। तो लिखें, एक सवाल लिखें। इफ ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर, इफ ए प्लस आयोटा होल स्क्वायर अपॉन टू ए माइनस आयोटा, टू ए माइनस आयोटा इज इक्वल टू पी प्लस आयोटा क्यूब, p plus iota cube, where a comma p comma q belongs to R, then find the value of p square plus q square, then find the value of p square plus q square, find the value of p square plus q square।
मतलब ये आप सोचना आपको ये है कि मुझे पी प्लस आयोटा क्यों दे रखा है, मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कैसे निकाल सकता हूँ, ये बस आपको सोचना है ना। हो गया। तो देखो या तो मैं ऐसे निकाल सकता हूँ, इसका मॉडुलस क्या होगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, उसकी स्क्वायरिंग कर दूंगा ना। अब हमें दे रखा है कि ये कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के बराबर है, तो इसका मोड क्या होगा, बराबर होगा। या हम ऐसा कर सकते हैं कि पी प्लस आयोटा क्यू है, पहले मैं पी माइनस आयोटा क्यू निकाल लूँ, और पी प्लस आयोटा क्यू और पी माइनस आयोटा क्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, उससे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आ जाएगा। तो या तो मैं कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगा दूं, या मॉडुलस की प्रॉपर्टी लगा दो, कैसे भी करके निकाल लो। हम कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और मॉडुलस की प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। मॉडुलस की प्रॉपर्टी कैसे लगाएं, कि मॉडुलस अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर बराबर हैं तो इनके मॉड क्या है, बराबर है। मॉडुलस ऑफ दिस ए प्लस आयोटा का होल स्क्वायर अपॉन टू ए माइनस आयोटा, ये ऐसा आ गया। अब इसका मॉडुलस कितना हो गया, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हो गया। मतलब मैं उसको कैलकुलेट करने के बाद स्क्वायरिंग कर दूंगा ना। अब यहाँ कैसे निकालूं, प्रॉपर्टी लगा दो, पहले इस मॉडुलस को ऊपर अलग लगा दो, ये जेड वन का मॉडुलस और ये जेड टू का मॉडुलस, हट गया ना वो, ये हट जाएगा यहाँ से। अब इसमें कैसे निकालें, जेड की पावर एन का मॉड निकाल रहे हैं, तो मॉड को कहाँ लेके आ जाओ, अंदर लेके आ जाओ, समझ पा रहे हैं। तो ये मॉड अंदर आ गया ना, ए प्लस आयोटा, ये मॉड तो अंदर आ गया, पावर बाहर निकल गई। ये वाला लगा रहे हैं ना अपन, जेड की पावर एन का मॉड बराबर मॉड जेड होल पावर एन, आ रहा है समझ में, ऐसे लिख दिया इसको। और ये हम दिख ही रहा है, ये साफ साफ कितना आ रहा है, ये अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर, ये कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वन आ गया, इसका होल स्क्वायर कर दिया भाई, मॉड तो ये आ गया ना हमारे पास, और ये आ गया फोर ए स्क्वायर प्लस वन का अंडर रूट। तो ऊपर कितना आ गया, तो मैं एक एक लाइन लिख रहा हूँ, वरना फटाफट विजुलाइज कर सकते हैं आपके भाई ऐसा आ रहा है ना। तो दिस इज अंडर रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और कितना आ गया, दिस इज ए स्क्वायर प्लस वन, और नीचे कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ फोर ए स्क्वायर प्लस वन। मुझे क्या निकालना है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर दो, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन फोर ए स्क्वायर प्लस वन। या कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टी लगाते तो उससे पी माइनस आयोटा क्यू आता हमारे पास, पी माइनस आयोटा क्यू, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देते, तो पी प्लस आयोटा क्यू एक जेड बार मॉड जेड का होल, इधर भी मल्टीप्लाई कर देते उसको, है ना। या ऐसा करते कि इसको पूरा खोलते, इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में लिखते, वो तो बहुत लंबा हो जाता, प्रॉपर्टी का फिर यूज ही नहीं करते, इसको पूरा खोल देते हम, इसको भी एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में अरेंज करते हैं, पहले नीचे वाले के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते, फिर रियल पार्ट पी के बराबर आता, इमेजरी पार्ट क्यू के बराबर आता, फिर स्क्वायरिंग करके जोड़ देते हैं उनको। ठीक है ना, तो फिर बाकी अब आगे कंटिन्यू करते हैं ना, तो इनको अच्छी तरह से पढ़ के आए हैं आप, है ना। जो भी ये मैंने पढ़ाया अब तक कॉम्प्लेक्स नंबर में, है ना, तो उसके अब तक जो डिस्कस किए हैं वो नहीं भी किए हो तो उनको दोबारा करें। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं कहना चाहता हूँ, दिवाली के त्यौहार मन से खुश रहे, मतलब, है ना। ज्यादा सोचे नहीं कि भाई मुझे पढ़ना है या ऐसा है, पढ़ना है नो डाउट, मैंने होमवर्क दिया है ना आपको, उसको आप डिवाइड कर लो, आप कितने दिन पढ़ना चाहते हो। छुट्टियां जैसे 10 दिन की है आपकी, तो आप डिवाइड कर लो भाई, मैं इतने दिन तो मेरे बर्बाद होंगे, जैसे 2-3 दिन तो लगते ही हैं, देखो त्योहार में ऐसी बात नहीं है ना, एक दिन दिवाली का है, एक दिन आगे पीछे वाला। अब अच्छा आपके पास 7 दिन, तो वो मुझे 6 दिन पढ़ना है, तो जितने सवाल दे रहे हैं उनको 6 से डिवाइड कर दो आप, और वो 6 से डिवाइड करने के बाद जो काउंटिंग आए, देख लो उतने सवाल मुझे करने हैं। और 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है, अगर आप टाइम निकालेंगे। थोड़ा सा स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी आपको, थोड़ा जल्दी उठ जाओ आप, 6 बजे तक उठ जाओ बस आप, 6 से 10 बजे तक पढ़ लो आप, मन लगा के एक साथ। भाई कैसा ही त्योहार हो, कैसा ही माहौल हो त्योहार का, 10 बजे तक कोई जागता नहीं है ना। त्योहार मनाने कोई नहीं आता ना। तो सबसे अच्छा टाइम ये होता है अगर पढ़ने की इच्छा है तो, अगर पढ़ने का एम लेके जा रहे हो, अगर आप भाई मुझे पढ़ना है, थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना चाहिए क्योंकि मेरे एग्जाम है, उसके बाद फिर मुझे वापस आना यही है, वापस इसी की तरह होमवर्क करना है, मैं नहीं करके आऊंगा तो मुझे दिक्कत आएगी, ये सब मन में रखते हुए अगर आप चाहेंगे तो 4-5 घंटे पढ़ सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है ना। हो सकता है उससे ज़्यादा नहीं पढ़ पाए, लेकिन वो उतना तो पढ़ ही सकते हैं आप। होमवर्क वगैरह करके आएंगे तो जो पढ़ा है वो टच में रहेगा हमारे ना, है ना। और भी कई बार बच्चों की इच्छा होती है भाई मैं तो बहुत पढ़ लूंगा, मेरे पास अभी समय है,
मैं इस समय का यूज कर लूंगा। तो जिसने ये सोच रखा है मतलब वो ज्यादा भी पढ़ सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो असमंजस नहीं रखें, ये नहीं सोचे कि मैं कल से पढ़ूंगा, परसों से पढ़ूंगा, अगले दिन से पढ़ूंगा, अब तो जाने वाला हूँ, अब तो वहीं जाके पढ़ लूंगा। नहीं होता है ना ऐसा फिर कल से पढ़ लूंगा, अब आज तो आया ही हूँ। फिर कल होता है ना, अब तो कल से पढ़ूंगा, फिर मैं अब तो कल तो पढ़ूंगा ही सही, है ना। 4 बजे उठ जाऊंगा और पढ़ लूंगा, फिर नहीं पढ़ पाया ना। कि फिर लगता है अब तो जा ही रहा हूँ भाई ना, वहां जाके तो पढ़ना ही है फिर, है ना। तो ऐसा करने से पहले बिल्कुल डिटरमिन्ड होके जाए कि थोड़ा बहुत मुझे पढ़ना है ना, थोड़ा बहुत उम्मीद लेके जाएं तो पढ़ पाएंगे। और उसमें यही है कि ये होमवर्क कर लो आप, दे रखा है, इससे टच में रहेगा आपके ना। बिल्कुल एकदम आके एकदम नयापन नहीं लगेगा आपको। 10 दिन बहुत ज्यादा होते हैं, वरना 10 दिन के बाद तो बिल्कुल काला अक्षर भैंस बराबर हो जाता है अगर पढ़ के नहीं आओ तो। ये समझ में नहीं आएगा कि आयोटा है कि आई है। सच्चाई बता रहा हूँ आपको, ये समझ में भी नहीं आएगा आपको ये क्या लिख रहे हैं। फिर 2 घंटे 2 घंटे फिर हमारे पे गुस्सा आएगा आपको, नहीं कि पता नहीं क्या लिख रहा है। होता है ऐसा, बच्चों के साथ होता है ऐसा ना। तो वो हमारी गलती उसमें कुछ होगी नहीं एक्चुअली, है ना। तो वो इसलिए 10 दिन बहुत बड़े होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं 10 दिन। अगर हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत दिक्कत आएगी। तो कुछ ना कुछ पढ़े, है ना। और सबसे बेस्ट तरीका है सुबह जल्दी उठ के पढ़ लो आप, मतलब बहुत जल्दी मत उठो आप तो। 6 बजे उठ जाओ आप, 7 बजे उठ जाओ, चलो कोई बात नहीं। 3 घंटे पढ़ लो, थोड़ा उसके बाद फ्रेश हो लो, 1 घंटे 1 आध घंटे और निकाल लो दिन में कैसे भी करके। वो तो पकड़ना पड़ेगा आपको समय। आपको समय माइंड में रखोगे ना तो कहीं भी टाइम निकाल लो, अपने आप पढ़ लो जाके बस चुपचाप। किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा कि पढ़ के आ गया है। ऐसा रखो आप, माइंड में नहीं रखोगे तो कुछ भी नहीं होगा। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पढ़ पाते, इससे ज्यादा पढ़ नहीं पाओगे, अभी भी एक्सट्रीम है ना। लेकिन जो भी हो अपने डिसीजन पे फर्म रहें और खुश रहें इस तरह के, क्योंकि खुश रहेंगे तो एनर्जी भी रहेगी। असमंजस में नहीं रहो यार, पढ़ना था, दिन भर किताब लेके बैठे हुए हैं, पढ़ रहा हूँ, मन नहीं लग रहा मेरा। उस तरह की स्थिति में कभी नहीं रहे आप। उससे कोई फायदा नहीं है, आपके अंदर आपको बुरा ही लगेगा, आपको अपने लिए खुद के लिए बुरा लगेगा आप। इसलिए वो टाइम सेट करके पढ़ना पड़ेगा आप, वरना फिर दिक्कत है। मैं कुछ थोड़ा होमवर्क देता हूँ आपको शीट का ना। डीपीपी तो मैंने शायद बता दिया आपको ना। वो करनी है अपने को ना, मतलब वो करके लानी है, वरना फिर अपन कैसे करते हो, कर ही नहीं पाते अपने पास अल्टरनेटिव। वेक्टर की शीट जो बची है एक्सरसाइज 3 के पार्ट 1 का, वो करना है अपने को ना। इसके मैं कुछ सवाल देता हूँ आपको। और ऐसा भी कर सकते हैं आप इस होमवर्क के अलावा, मतलब कर सकते हैं, मतलब वो कोशिश है, जैसे मैं बताऊंगा, आप उसको कितना इम्प्लीमेंट कर पाते हो आपके ऊपर है ना। लेकिन अगर आप कर पा रहे हो तो करना है उसको, है ना। मतलब ऐसा नहीं सोचना भाई ये काम खत्म हो गया, अब मेरे को कुछ करना ही नहीं, सर ने इतना ही कहा था। तो जैसे अभी जो भी चैप्टर पढ़े हैं ना अपने, इंडेफिनेट डेफिनेट डिफरेंशियल इक्वेशन, इनके फॉर्मूले लिख लो बस आप एक बार, सिर्फ फॉर्मूले लिख दो उनके। या लगता है यार इस चैप्टर के फॉर्मूले मैंने कभी दोबारा लिखे ही नहीं कभी अपने आप, उस चैप्टर के फॉर्मूले, सवाल वाल मत करो, फॉर्मूले लिख दो आप तो बस उसके। 2 3 चैप्टर के अपने आप फॉर्मूले लिख दो आप। जैसे फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक बहुत बड़ा चैप्टर होता है आपका, हो सकता है बहुत बड़ा, बहुत दिन हो गए पढ़े हुए, सारे फॉर्मूले लिख डालो उसके एक साथ। फॉर्मूले लिख दो आप तो बस, सवाल वाल भी मत करो, कुछ सवाल भी मत देखो एक भी। फॉर्मूले लिख डालो आप, उससे क्या है वो पूरा चैप्टर माइंड में आ जाएगा। थोड़ा सा मतलब मन में रखना पड़ेगा कि मुझे ऐसा करना है ना। वो मन में रखोगे तो होगा। लेकिन उसको मन में रख के अगर नहीं कर पाओ तो पछताना मत। बुरा मन नहीं लगना चाहिए अपने को, बुरा नहीं लगना चाहिए ना। घर जा रहे हैं अपन, मान लो कोई घर जाके जा रहा हो मान लो, तो घर जाके उदास नहीं रहना अपने को। और उदास नहीं रहने का तरीका ये है, 1 घंटे 2 घंटे पढ़ लो। तो उससे क्या है, अच्छा लगेगा आपको, मतलब अच्छा सा लगेगा यार मैं। और उसका सबसे अच्छा तरीका सुबह उठ के पढ़ना है ना। 6 बजे उठ लो आप आराम से, भले रात को 11 बजे सो आप, कोई बात नहीं, 12 बजे सो आप भले, लेकिन 6 बजे उठने का ध्यान रखो। 6 बजे उठ के 3 4 घंटे पढ़ लोगे ना आप, तो आपके अंदर एनर्जी आएगा, अंदर से हैप्पीनेस आएगी अंदर आपके। वो त्योहार को मनाने का भी मजा आएगा आपके अंदर से। और फिर लगेगा मैं लेट सोया था जल्दी उठ गया, दिन में सो जाओ 1 2 घंटे, क्या दिक्कत है ना। और फिर जब दिन में क्या होता है, घर में भी थोड़ा बहुत दिन में सब रेस्ट करते हैं, उस समय आप पढ़ लो, है ना। थोड़ा बहुत वो मन इकट्ठा करके पढ़ना पड़ेगा, लेकिन है ना, वो थोड़ा अपने आप को मजबूत रखना पड़ेगा अपने। विल पावर आपकी बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी है ना। क्योंकि वो एग्जाम आएंगे अपने फिर, ताकि दिक्कत नहीं आए अपने को, ज्यादा बोझ नहीं हो अपने माइंड में ना। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको रास्ता, सोच के जाओगे, प्लान करके जाओगे, मन में रखोगे तो कर पाओगे ना। तो इसमें मैं कुछ सवाल दे देता हूँ आपको जो कर सकते हैं आप, है ना, ताकि उनको करेंगे तो थोड़ा ठीक ठाक रहेगा ना। एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, एक्सरसाइज 1 पार्ट 1। पार्ट 1 के अंदर हमें B3 करना है। B3 हम कर सकते हैं। B6 हम कर सकते हैं।
आठ तो में आ गए हम। ये क्वेश्चन नंबर टू को दोबारा ट्राई करना आप, क्योंकि इक्वेशन सोल्व करना बताया ना मैंने आपको भी। कभी एक्स प्लस आल्टा वाई मानते हैं, कभी यूलर फॉर्म से करते हैं। इसको दोबारा ट्राई कर लेना आप, है ना। ये इस तरह का सवाल जेई एडवांस में भी आया हुआ है ना, फोर का। वन टू कर लिया था क्या हमने? नहीं किया था ना। ये ए नाइन बचा हुआ था शायद इसमें। ये 21 मैंने कैसे करा दिया था आपको क्लास में। सेकंड वाले में करेक्शन है इसमें ना। आपके पास शीट है तो देख लो उसमें। वो एक्स के बाद लिखा हुआ है साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन। उसके बाद प्लस कॉस थीटा आएगा वो ना। ये कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है उससे ना, सेकंड के अंदर। एक्स इंटू साइन थीटा कॉस थीटा प्लस वन। उसके बाद शायद कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट से, है ना। दिख रहा है। तो ब्रैकेट के बाद प्लस कॉस थीटा है, ब्रैकेट के बाद प्लस फिर कॉस थीटा। ये ऐसे समझ रहे हैं। वो आगे भी लिखा हुआ है एक एक्स स्क्वायर वाला भी। एक्स स्क्वायर साइन थीटा भी लिखा हुआ है ना। एक्स स्क्वायर साइन थीटा के बाद माइनस, फिर इस ब्रैकेट के बाद प्लस है, फिर कॉस थीटा है बराबर जीरो। तो सेकंड करना है ना। 43 के अंदर वो देखो, एक 43 निकालो।
तो इसमें वो जेड अल्फा बीटा लिखा हुआ है ना, जेड अल्फा बीटा। साइन 2 अल्फा के बाद आई आयोटा नजर नहीं आ रहा होगा ना, साइन 2 अल्फा प्लस के बाद शायद आयोटा नजर नहीं आ रहा होगा ना, तो आयोटा है वो साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस आयोटा कॉस 2 बीटा, वो ऐसा लिखा हुआ है। तो ये करके लाने हैं सवाल अपने को, डीबीबी करके लानी है, मैं बताइए। और ये सब ऐसे सवाल हैं जो मैंने पढ़ाया, उन पर बेस्ट सवाल हो जाएंगे आपसे ना। तो इनको हम फिर ये मान के चलेंगे आप करके आए हैं ना, तो जिस दिन अपन आएंगे थोड़ा बहुत डिस्कस भी कर लेंगे, एक डीबी भी डिस्कस कर लेंगे पहले वाली, है ना, कुछ सवाल डिस्कस कर लेंगे इसके, और वेक्टर के सवाल डिस्कस कर लेंगे। फिर पढ़ेंगे वैसे अपन पहले दिन, है ना, डिस्कस भी करेंगे पढ़ेंगे वैसे, लेकिन ये सोच के नहीं आना कि मैं वहां जाके कर लूंगा। एटलीस्ट ये काम ये सोच के नहीं आना आप लोगों को, ठीक है ना। हैप्पी दिवाली, एंजॉय भी करना है और पढ़ना भी है, ठीक है। ओके। ओके।